बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर मैं जो हमने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसके अंदर हम इसको एक्सपीराइट कर सकते हैं अगर हमारे पास एंड रोलर हो किसी केस में कंटिन्यूस बीम हो और उसके एंड के ऊपर कोई रोलर या पिन सपोर्ट हो, जैसे ये आपको नज़र आ रही है। जैसे हमने स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन के केस में भी किया था कि अगर हमारे पास एंड में एक रोलर हो तो हम प्रोसेस को एक्सपीराइट कर सकते हैं बाय यूजिंग मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो यहाँ पर भी हम उसी मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस को बेस बना के उसकी बेस पे एक थोड़ी सी मॉडिफिकेशन को डिस्कस करेंगे विच विल एक्सपीराइट द प्रोसेस। हमने जब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर को डिराइव किया था तो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था कि हमने कहा था कि जो हमारे नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, अगर हम उसके अंदर सिर्फ फिक्स्ड मोमेंट्स का सम कर लेंगे, इफ़ आई कैन शो यू ओवर हेयर, तो वो सम जो है वो ज़ीरो नहीं बनेगा बल्कि वो एक नॉन ज़ीरो आंसर बनेगा जिसको हमने नेट अनबैलेंस्ड मोमेंट कहा था। फिर हमने कहा था कि इट मीन्स के जब हम रोटेशन अलाउ कर देंगे थीटा बी तो फिर उसके बाद जो चेंजेस इन मोमेंट आएंगे, इंक्रीमेंट्स इन मोमेंट्स आएंगे, डेल्टा एम बी ए और डेल्टा एम बी सी, अगर उनको भी ऐड कर लिया जाए साथ में और दोबारा से हम रिकन्सिडर कर दें नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशन को, तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि अब इन डेल्टा एम बी और डेल्टा एम बी सी की वैल्यूज़ को किस बेस पे लिया जाएगा। तो इसके लिए हमने स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस को यूज़ किया था और उनकी बेस पे हमने कुछ रिलेशंस लिख लिए थे विद थीटा बी फॉर डेल्टा एम बी ए एज वेल एज डेल्टा एम बी सी। इनकी बेस क्या थी? इनकी बेस ये स्टैंडर्ड हमारी ये वाली इक्वेशन थी, स्टैंडर्ड जो हमारी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है वो ये हमारी बेस थी। इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि ये जो टर्म है ये वाली, दिस टर्म इज़ डेल्टा एम बी ए एंड दिस इज़ एम बी ए फिक्स्ड। सो डेल्टा एम बी ए को हमने यहाँ पे लिखा था और फिर हमने कंसिडर किया था कि मैंने जो हमारी सिचुएशन थी कि थीटा ए वाज ज़ीरो एंड देयर वाज नो सेटलमेंट एनीवेयर। सो हमने कहा देयर इज़ ओनली वन नॉन ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट मेजर विच वाज थीटा बी, और इसकी फॉर्म में हमने लिख लिया एक्सप्रेशन को। और फिर बाद में हमने ये डेल्टा एम बी सी के लिए भी यही डिस्कस किया और फिर हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी हैं इसी इक्वेशन के अंदर, जो हमारी रिकन्सिडर्ड नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशन थी ये वाली। इसके अंदर हमने इस इक्वेशन में ये डेल्टा एम बी ए और डेल्टा एम बी सी की वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ थीटा बी यहाँ से पुट कर दिए हैं और ये इक्वेशन हमारे पास रिवाइज बन गई थी। और फिर हमने कहा था कि यहाँ से हम थीटा बी की एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और इस एक्सप्रेशन को दोबारा जब हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे इन इक्वेशंस के अंदर तो फिर हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। और हमने उसके बेस पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स डिफाइन कर लिए थे, जैसे आपको ये नज़र आ रही हैं। तो हमने इसकी बेस पे सारे प्रोसीजर को डेवलप किया था कि हमने इन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स की बेस पे उस अनबैलेंस्ड मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन बी ए एंड बी सी। सो अब हम चूँकि अब हम अगर जो दूसरा एंड है ये वाला एंड ये वाला एंड जैसे यहाँ पे फिक्स्ड है, अगर फॉर एग्जांपल ये रोलर हो जैसे मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई थी, तो उस केस में हमने जहाँ पर ये स्टैंडर्ड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन यूज़ की है उसकी जगह पे हम मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन यूज़ कर सकेंगे। सो लेट्स सी अगर हम मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन यूज़ करेंगे तो इससे क्या चेंज आएगी। सो लेट्स डिस्कस कि अगर हम मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, लेट मी फर्स्ट राइट डाउन द मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन एंड देन वी विल डिस्कस कि उसकी बेस पे क्या चेंज आएगी। सो अब एम बी ए मॉडिफाइड में लिखने लगा हूँ। एम बी ए मॉडिफाइड इक्वल टू दिस इज 3EI1, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अब हम ये मैं इसको यहाँ पे लिखने लगा हूँ दोबारा से, एम बी ए मॉडिफाइड इक्वल टू, अब इसमें अगर आप कंसिडर कर दें वैल्यूज, सिंस दिस टर्म इज़ ज़ीरो, ये वाली, ठीक है जी, क्योंकि कोई सपोर्ट्स एलिमेंट हमने एज्यूम किया हुआ कि नहीं हो रही है, तो रिमेनिंग जो हमारे पास एक्सप्रेशन बच जाएगी दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ 3EI1/L1। मैंने I1 और L1 ये 1 का सबस्क्रिप्ट क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट जो बी या बी ए स्पैन है उसमें उसको हमने नाम इसी तरह दिए हैं I1 और L1। नेक्स्ट मैं लिखूँगा थीटा बी और एक और टर्म ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी एम बी ए मॉडिफाइड माइनस हाफ एम ए बी, सॉरी एम बी ए फिक्स्ड माइनस हाफ एम ए बी फिक्स्ड। यानी अभी अच्छा एक चीज़ ज़रा रिवाइज़ कीजिएगा,
जब हमने एम बी ए फिक्स्ड की बात करते हैं या एम ए बी फिक्स, इसका मतलब ये है कि हम इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस। वो कंडीशंस ये हैं, अगर ये ए और बी दोनों फिक्स्ड हों, 100% दोनों एंड्स फिक्स्ड हों, तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा, ये हैं हमारे एम बी ए। इसको हम कहेंगे एम बी ए फिक्स्ड और इसको कहते हैं जी एम ए बी फिक्स्ड। असल कंडीशन जो भी है, लेकिन हम एज्यूम करेंगे अगर ये 100% फिक्स्ड हो तो इनकी क्या वैल्यूज़ बनेगी। इनको हम कहते हैं एम ए बी फिक्स एंड दूसरे एंड पे एम बी ए फिक्स्ड। अच्छा, अगर हम इस पूरी टर्म को अगर हम एक ही नाम दे दें, इस पूरी टर्म को अगर हम नाम दे दें एम बी ए मॉडिफाइड में यहाँ एम बी ए फिक्स्ड मॉडिफाइड, ये आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप दोनों एंड्स को एज्यूम कर लें कि फ़िक्स्ड हैं, 100% फिक्स्ड हैं, और फिर आप ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर दें, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर दें, ये वाली वैल्यू भी कैलकुलेट कर दें, और फिर आप जो है वो ये एक्सप्रेशन जो है वो एवेल्यूएट कर दें। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। दूसरा इसका शॉर्टकट ये होगा, एक एंड पे रोलर हो और दूसरे एंड पे फिक्स्ड हो, तो उस केस में जो फिक्स्ड एंड मोमेंट होगा फिक्स सपोर्ट के ऊपर, फिक्स सपोर्ट के यानी जिस तरफ फिक्स है उसी तरफ ही मोमेंट आएगा ना, इधर तो मोमेंट आ ही नहीं सकता ना। तो जिस तरफ फिक्स्ड है इसको हम कहेंगे, अगर इसकी वही डेफिनेशन रख दें नोट्स की, एम ए, ये कहलाएगा एम बी ए मॉडिफाइड फिक्स्ड। ठीक है जी, ये है एम बी ए मॉडिफाइड फिक्स्ड। तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं अगर, लेकिन ये लंबा प्रोसेस होगा। ये वाला जो आप इंडिविजुअल वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी ये कैलकुलेट करें, ये भी कैलकुलेट करें, और फिर आप ये वाली एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करें। इससे आसान तरीका ये है कि हम कंसिडर ही ये वाला केस कर दें, यानी टेबल हमारा ये अलग टेबल है, ये टेबल आपको मिलेगा, ये वाली चीज़ें आपको मिलेंगी इन डिफरेंट टेबल। दिस इज़ इन टेबल 9.2, ये भी आपने डिराइव किया हुआ है। ठीक है ना, टेबल 9.2 के अंदर आप जाएंगे और यहाँ से आप ये वैल्यू रीड करेंगे। साइन कन्वेंशन हमारा वही है, हमारी उसी साइन कन्वेंशन के मुताबिक हम अलजेब्रिक साइंस इनको देंगे। सो इफ लेट मी री राइट दिस एक्सप्रेशन ऑफ एम बी ए मॉडिफाइड नाउ। एम बी ए मॉडिफाइड is now equal to 3 EI1 over L1 times theta b plus MBA modified फिक्स्ड। इसकी जगह पे ये जो रेड रेक्टेंगल के अंदर लिखा हुआ है, इसकी जगह हमने MBA मॉडिफाइड लिख दिया। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई है MBA मॉडिफाइड की इन टर्म्स ऑफ थीटा बी एंड MBA मॉडिफाइड फिक्स। अच्छा, अब चूंकि हमने अपनी जो नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है उसके अंदर ये वाली चीज़ लिखी होगी, यानी आप कह लें कि जैसे हमने पहले MBA, अगर आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर को देखें जो हमने इससे पहले डिस्कस किया है, जिसमें हमने डिस्कशन की थी, तो हमने कहा था जी ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, ये डेल्टा MB है और इसके साथ एक फिक्स्ड एंड मोमेंट, और ये हमारा, ये हमने पहले ही लिख लिया होगा अपनी, ये हमने फिक्स्ड एंड मोमेंट्स तो पहले ये, तो अभी तो आप प्रोसीजर से गुजर चुके हैं। तो इसका मतलब है अगर हम फिक्स्ड एंड मोमेंट्स मॉडिफाइड वाले टेबल से कैलकुलेट करते हैं तो हम ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम डेल्टा MBA मॉडिफाइड के अंदर, ये जो एक्सप्रेशन है ये, इसको हम डेल्टा MBA मॉडिफाइड कह सकते हैं। ठीक हो गया, यानी जहाँ डेल्टा MBA का एक्सप्रेशन था उसके साथ ज़रा कंपेयर इसको कीजिएगा कि वहाँ पे एक्सप्रेशन था, डेल्टा MBA का एक्सप्रेशन था 4EI1 ओवर L1 इंटू थीटा बी, यानी यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। जहाँ 4 लिखा है इसको देखिएगा कि यहाँ पे इधर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। बाकी एक्सप्रेशन उसी तरह से एक्सेप्ट के आपको ये मॉडिफाइड वाली एडिशन नज़र आएगी। ये इसका मतलब ये हुआ कि हम हमारा जो सोल्यूशन बाकी उसी तरह से आप करना चाहें तो सोल्यूशन उसी तरह से प्रोसीड करेगा जैसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। लेट मी शो यू।
जहाँ पे 4 लिखा है वहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एंड में भी जहाँ पे 4EI1/L1 लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे 3EI1/L1 यूज़ किया जाएगा, ठीक हो गया। इसका यानी ये इस जगह पे, तो इसका मतलब ये है कि सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स मॉडिफाई हो जाएंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स हमारे मॉडिफाई हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्यों मॉडिफाई हो जाएंगे? ये टर्म मॉडिफाई हो जाएगी, नीचे ये वाली टर्म ये भी मॉडिफाई हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे स्टिफनेस की, वो 4EI/L के बजाय 3EI/L से कैलकुलेट करेंगे और उसकी बेस पे हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे। सो ये भी थोड़ी सी मॉडिफाइड हो जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स भी मॉडिफाइड हो जाएंगे। एक तो ये चेंज आ जाएगी। मॉडिफाइड किस तरह से होंगे, लेट मी शो यू। अब इस केस में ये तो आपके पास आ गया ना MBA मॉडिफाइड के लिए एक्सप्रेशन, और हमने जो इंक्रीमेंट डिफाइन किया था वो भी कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर हम इसमें से डेल्टा MBA मॉडिफाइड में लिख लूँ पहले अलग से, डेल्टा MBA मॉडिफाइड, तो दैट वुड बी 3EI1/L1 इंटू थीटा बी। हम इसको ऐसे, ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, अगर मैं इस आंसर के साथ यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो कोई मसला तो ज़ाहिर नहीं होगा ना। ऑफ कोर्स कोई मसला नहीं होगा। मैं इसी को रीराइट करता हूँ इस तरह से कि मैं 4E अलग लिखता हूँ, यानी ये 4 और ये E ये मैंने इकट्ठा कर दिया, और रिमेनिंग को मैं अंदर लिखता हूँ 3/4 I1/L1 इंटू थीटा बी। इससे मैं क्यों ये एक्सप्रेशन मैंने इस तरह से क्यों कर दिया है? मैंने इसलिए कर दिया है कि वहाँ पे हमारे पास जो जब हमने इनिशियली प्रोसीजर को डेवलप किया था तो वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 4E लिखा हुआ था, ये 4E लिखा हुआ था, और आगे I1/L1 लिखा था, ठीक है। यानी अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फार्मूला भी देखें तो उसमें भी आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ पे 4E और फिर आगे ये यहाँ पे देखिएगा 4E और I1/4E मल्टीप्लाइड बाई I1/L1। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 4E मल्टीप्लाइड बाई I1/L1 के साथ क्या एक 4 फैक्टर आ गया, 3/4 का फैक्टर बन गया। यानी इसका मतलब ये है कि हम अगर जहाँ I1/L1 लिखते थे वहाँ उसकी जगह पे अब हम 3/4 I1/L1 लिखेंगे, तो हमारा बाकी प्रोसेस उसी तरह से ठीक हो जाएगा। बाकी ये चेंज हमारा इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। डेल्टा MAB कितना होगा? 0। इसलिए होगा कि वहाँ पे तो कोई इसलिए कि वहाँ पे हमारे पास पिन सपोर्ट है, और पिन सपोर्ट पे तो पहले ही कोई फिक्स एंड मोमेंट नहीं था, पहले कोई मोमेंट नहीं था, तो उसके अंदर कोई चेंज आने से भी कोई यानी उसके अंदर कोई चेंज भी नहीं आएगा। यानी सिचुएशन ये है कि यहाँ पे रोलर लगा हुआ है, अब यहाँ पे बी एंड के ऊपर कोई रोटेशन आ भी जाए तो उस रोटेशन की वजह से यहाँ पे तो कोई मोमेंट डेवलप नहीं होगा। जो मर्जी लोड लगता जाए, ये किसी भी सिचुएशन में ये सपोर्ट कोई मोमेंट रेजिस्ट कर ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे कोई मोमेंट का कोई इंक्रीमेंट भी नहीं होगा। तो डेल्टा MAB वुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। यानी जो दूसरा हमारा एंड है जिसके ऊपर रोलर लगा हुआ है वहाँ पे कोई इंक्रीमेंट नहीं आएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो कैरी ओवर करते हैं, जिससे पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर ये डेल्टा MAB जो है वो हाफ ऑफ डेल्टा MBA यानी हाफ का फैक्टर के साथ ये कैरी ओवर हो जाएगा दूसरे एंड के ऊपर, वो कैरी ओवर फैक्टर 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो गया? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास रोलर सपोर्ट है और वो रोलर सपोर्ट कोई मोमेंट कैरी नहीं कर सकता। सो डेल्टा MAB इक्वल टू 0। इसका मतलब समरी इसकी ये हो जाएगी, वी वुड यूज़ reduced relative rigidity factor of 3/4 I1/L1, ठीक है जी। when computing the distribution factors, when computing the distribution factors, ये जो मैं लिखने लगा हूँ ये अब आपको एप्लीकेशन में उस सारी डिस्कशन को समराइज करने जा रहा हूँ जो कि आपको एप्लीकेशन में हेल्पफुल होगा। We use a reduced relative rigidity factor 3/4 I1/L1 when computing the distribution factor। ये किस केस में? जब आप फार एंड के ऊपर आपका यानी एक्सट्रीम एंड जो है लेफ्ट या राइट जो भी एंड के लिए आप कर रहे हो, जब आपके पास वो हो एक पिन हो या रोलर सपोर्ट हो।
ठीक हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर नोड बी हम इसलिए यहाँ हमारे डिस्कशन में नोड बी था तो इसलिए हम इसको नोड बी कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट दूसरी चेंज क्या आ जाएगी? वी विल हैव टू यूज़ अ मॉडिफाइड fixed end moment, and that would come from table 9.2. And third is no carryover moment to the other end, which is in this case A. ठीक हो गया इन changes के साथ। Let's now, next video is about how to apply these changes in when you have a roller support or pin support at one of the ends of a continuous beam.